गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देश में हमारे सीज़ फायर हो गया है ना। और गुस्सा बढ़ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप किया था कि मैम हमारी स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, वॉर होना चाहिए कि वॉर नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है हमारे स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं? कितने बच्चों को लगता है कि स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि वॉर होना चाहिए? और कितने बच्चों को लगता है कि स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि वॉर नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा जो युद्ध हमने देखा वो था महाभारत का। और किसने करवाया? कृष्ण जी ने, है ना। लॉर्ड कृष्णा ने उस युद्ध को करवाया था जब लास्ट रिजॉर्ट फेल हो गया था कि आप हमें 5 गांव दे दो। जब कहा गया था कि पांडवों के लिए 5 गांव दे दो, और जब दुर्योधन ने वो भी देने से मना कर दिया, तब फिर भगवान कृष्ण ने क्या कहा था कि युद्ध अवश्यम भावी है, अब नहीं रुक पाएगा, अब जो है युद्ध करना ही होगा। आप अगर हमारे देवी देवता देखोगे, किसी भी रूप में आप देखो, सबके पास शस्त्र हैं या नहीं, है ना। तो हमारे जो देवी देवता हैं, सबके हाथ में शस्त्र हैं या नहीं? सबके हाथ में शस्त्र हैं, सबके हाथ में। आप देवी माँ का रूप देखो, उनके पास हथियार हैं। अच्छा, गणेश जी के पास भी हथियार है। राम जी के पास भी शस्त्र हैं। शस्त्र तो आपको उठाना ही पड़ेगा, और इतना ही आपको विवेक चाहिए कि कब शस्त्र उठाना है और कब शास्त्र उठाना है। बस इतना ही विवेक चाहिए कि कब शस्त्र उठाना है और कब शास्त्र उठाना है। अब इसी शास्त्र में लिखा है कि हमारे कृष्ण जी रणछोड़ भी बने थे। वो युद्ध सामने था और रण छोड़ के भगवान चले गए। वो भी डिसीजन लेना है कि किस समय पर युद्ध आप छोड़ करके जा सकते हो। जैसे हमें नहीं पता ना कि सीज फायर क्यों हुआ, हमें नहीं पता ना, बात बाहर नहीं है कि इसके पीछे असली कारण क्या है। सपोज अगर ऑफर ये मिला है कि पीओके आपको दे देंगे, आप सीज फायर कर दो, तो करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए ना। फिर डिसीजन सही हो गया। अब हमें पता नहीं ना कि पीछे बात क्या चल रही है, किस वजह से ये डिसीजन लिया गया। अब आपको ये भी पता होगा कि अमेरिका और चाइना का बीच में प्रॉब्लम चल रही है टैरिफ्स को लेकर। तो अमेरिका ने चाइना को बोला कि हम मैन्युफैक्चरिंग सारा इंडिया को दे देंगे। तो चाइना को वो भी प्रॉब्लम है कि मैन्युफैक्चरिंग सारा इंडिया के पास आएगा। तो चाइना इसलिए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है कि भाई तुम लड़ लो इंडिया से, क्योंकि जिस इकोनॉमी में लड़ाई चल रही होगी वहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं हो पाएगा। तो ये भी हो सकता है कि हमें ऑफर मिला हो कि हम मैन्युफैक्चरिंग आपको दे देंगे, तो हमने डिसीजन क्या लिया कि सीज फायर कर देते हैं, छोड़ो। फिर उस केस में पीछे हटना ठीक भी है, लेकिन हमेशा पीछे हटना। एक बच्चे ने लिखा था कि मैम अहिंसा परमो धर्म कहाँ गया? फिर सुना है? अहिंसा परमो धर्म तक आने के लिए भी बहुत हिंसा हुई थी। प्रोटेक्शन थी साधु के पास, तब साधु ने कहा था अहिंसा परमो धर्म। तो ये ऐसा तो है नहीं कि गांधी जी ने कहा कि एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो दूसरा भी आगे कर देंगे। दूसरी बात ये है, कब तक आगे करोगे? फॉरगिवनेस तो करनी है कब तक? तो जो भगवान कृष्ण का है, बात तो वही है कि पहले तो फॉरगिव ही करो, पहले तो मौका ही दो
कि दुर्योधन तू इतना कर दे, इतना कर दे, इतना कर दे, चल ठीक है, पर तू फिर नहीं मानेगा तो फिर तो अंत में युद्ध हम करेंगे। लेकिन युद्ध की ना तैयारी बहुत ज़रूरी है, युद्ध की तैयारी बहुत ज़रूरी है। हमारा डिफेंस क्या इतना स्ट्रांग है कि युद्ध को हैंडल कर सके। जैसे अर्जुन को ना तैयार किया गया था युद्ध के लिए, अगर आपको पता है अलग अलग देवता से शस्त्र दिलवाए गए थे, अलग अलग इवेंट पर अलग अलग लड़ाइयाँ हुई, राक्षस सामने आए, अर्जुन ने युद्ध किया, जीता, तो देवता ने खुश होकर के शस्त्र दिए। तो जब अर्जुन भगवत गीता के पहले चैप्टर में कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भगवान ने कहा था अर्जुन तुझे इस युद्ध के लिए तैयार किया गया है, सारी सृष्टि लगी है तेरे साथ, तुझे इस युद्ध के लिए तैयार करें, और जब आज मौका आया तो तू क्या कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान ने उसे बोला कि तू बड़ी बड़ी पंडितों वाली बातें करते हुए व्यवहार एक बेवकूफ़ मनुष्य जैसा कर रहा है, जो तू कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो देखो युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोचना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में भी तो हम युद्ध करते हैं। जब आप कभी किसी रिश्ते को तोड़ देते हो तो क्या किया आपने? युद्ध ही तो किया। एक हद तक आपने निभाया, एक हद तक आपने सहा, आपने कहा बस यार हद के पार हो गई बात अब। तो आप क्या करते हो? रिश्ता तोड़ देते हो, एक स्टेप उठाते हो। युद्ध ही तो है वो, युद्ध ही तो है वो। तो फॉरगिवनेस होना चाहिए एक हद तक, लेकिन हद के बाद तो फिर वही बात है, अन्याय करने से, अन्याय सहने वाला जो है वो फिर ज़्यादा गलत होता है। ये सच्ची बात है कि अन्याय सहने वाला ही गलत है। और जीवन में बुराई चलती भी तब तक है जब तक अच्छा इंसान ना बस नहीं कह देता। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। सारी पावर जो है ना वो किसके पास है? अच्छे इंसान के पास। जब तक वो सहरा होता है ना तब तक चीज़ें चल रही होती हैं। जिस दिन उसने कह दिया ना बस, उस दिन बात खत्म। पांडव सह रहे थे तो सब चल रहा था, जिस दिन ठाकुर जी ने कहा बस, उसके बाद क्या हुआ फिर? महाभारत का युद्ध। राम जी बोल रहे थे रावण को सीता मैया को लौटा दो, वो बोल रहे थे, रावण नहीं माना। फिर राम जी ने कहा ना बस बस। वो जिस दिन उन्होंने बस बोला उस दिन रावण का सीधा फिर वध ही हुआ है। तो पावर तो अच्छाई के पास ही है, और जिस दिन अच्छाई बोल देगी ना बस अब और अच्छाई मैं नहीं कर रही, उस दिन बुराई का जो है नाश होगा। तो अच्छाई को बस तो बोलना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध ना करें, ऐसा भी नहीं है कि सबसे पहले युद्ध ही कर लें। यहाँ सीट आपकी किसी ने ले ली तो आप तो युद्ध पर ही आ जाते हैं कि जी कैसे ले ली, तू मुझे नीचे मिल। फ़ोन कर दिया आपने, भाई बंधु आ गए हैं आपके, आपने इसी बात पे युद्ध कर लिया है। तो ऐसा भी ना हो, तो सोचें समझें और फिर जो है आप डिसीजन लें कि युद्ध होना चाहिए या नहीं। स्क्रिप्चर्स हमारे दोनों चीज़ों की बात कहते हैं। देवी देवता हमारे, देवी स्पेशली माँ, वो ममता का भी रूप लेकर बैठी हैं और वो शस्त्र भी लेकर के बैठी हैं। संहार वो कर रही हैं, तभी वो शेर के ऊपर जो है बैठी हैं। और इसीलिए कहते हैं कि हर पर्सन के अंदर, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, गर्ल तक सीमित नहीं है ये, हर पर्सन के अंदर सीता भी है और हर पर्सन के अंदर दुर्गा भी है। तो अब आपको देखना है कि कब सीता मैया वाला रूप आना चाहिए और कब दुर्गा माँ वाला रूप आना चाहिए। ठीक है, और कुछ किसी के मन में कोई सवाल? हम आज सीखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में करना क्या है? तो सपोज इशूड शेयर्स, इशूड शेयर्स हैं 1 लाख और अप्लाइड शेयर्स
अप्लाइड शेयर्स हैं 2 लाख। अगर इशूड शेयर्स 1 लाख हैं और अप्लाइड शेयर्स उससे ज़्यादा हैं तो हम कहते हैं दिस इज़ अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जितना आपने ऑफ़र किया है उससे ज़्यादा लोग आपके शेयर्स बाय करने में इंटरेस्टेड हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई मुझसे 2 लाख शेयर मांग रहा है तो मैं उसे 2 लाख शेयर इशू क्यों नहीं कर सकती हूँ? लॉ मेरे ऊपर क्यों ये रिस्ट्रिक्शन लेकर के आया है कि जितना आपने इशू किया है आप मैक्सिमम अलॉटमेंट उतना ही कर सकते हो? मतलब ये तो कुछ ऐसा हो गया कि सामान के लिए बायर है, बायर मुझसे सामान मांग रहा है और लॉ मुझे रोक रहा है कि आप इसको सामान मत दो। ऐसा क्यों है यहाँ पर? ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर कि कंपनी को हमने कहा भले ही लोग 2 लाख शेयर्स आपसे मांगे आप फिर भी अलॉट कितना कर सकते हो? 1 लाख। तो कंपनी को सोचना पड़ रहा है कि भाई अब क्या करें हम। तो ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि अब क्या करें, क्या करूं, अब मैं क्या करूं, है ना? वो वाला जो सवाल आ रहा है ना कि अब हम करें क्या, ये सवाल क्यों आ रहा है? कंपनी को अलाउ क्यों नहीं कर रहे हम कि आप 2 लाख शेयर्स इशू करो? इसके पीछे कारण क्या है? लॉ की रिस्ट्रिक्शन क्यों है यहाँ पर? हैंड रेज करके। क्योंकि इशू कम कर रखा है देखिए, हमने। इशू का मतलब क्या होता है? इट इज जस्ट एन एंट्री इन माई डीमैट अकाउंट, दैट्स इट। इशू मतलब क्या? मैंने सिर्फ डीमैट के अंदर एक एंट्री डालनी है, तो मैं 1 लाख की जगह 2 लाख क्यों नहीं डाल सकती? इशू क्या? मैं कोई सर्टिफिकेट थोड़ी दे रही हूँ आज की डेट में। मुझे 1 लाख से 2 लाख बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ क्यों रोक रहा है बताओ? एमओए में मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल ऑथोराइज्ड है मेरे पास। नहीं, मतलब एक वो होता है ना, फिक्स्ड अमाउंट के शेयर्स हम कर सकते हैं फिक्स्ड अमाउंट पे, फेस वैल्यू पे, तो वो एकदम से थोड़ी ना बार बार चेंज कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? उसके लिए रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है ना बोर्ड का। अच्छा, आपने कहा कि भाई जितना रेजोल्यूशन होगा उतना ही शेयर इशू हो सकता है। अगर आपको बढ़ाना है तो आपको सिर्फ रेजोल्यूशन की बात है ना, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि थोड़ा रुक जाते हैं, मैं रेजोल्यूशन पास कर लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं आप लोगों को कितना इशू कर दूंगी? 2 लाख। रेजोल्यूशन में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, रेजोल्यूशन में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बोर्ड तैयार है शेयर इशू करने के लिए, तो रेजोल्यूशन की बात है तो मैं बोल सकती हूँ कि आप रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, मैं पास कर देती हूँ, मैं 2 लाख शेयर इशू डाल दूंगी। और क्या कारण हो सकता है यहाँ पे? बोलो। योर गुड नेम? हिमानी। हिमानी, बोलो हिमानी। हम जितने फंड्स रिक्वायर होते हैं उतने ही रेज करते हैं ना। यस, एक्सीलेंट। देखिए यहाँ पर जो मेरा शेयर इशू है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ क्या है शेयर इशू? सोर्स ऑफ फाइनेंस। ऐसा तो हो नहीं रहा है कि बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम तो चलिए शेयर इशू करते हैं, ऐसा तो हो नहीं रहा है। आप अगर शेयर इशू लेकर के आ रहे हो 1 लाख शेयर्स का, और सपोज आपका इशू प्राइस है 100 का, तो कंपनी ने क्लियर किया है कंपनी के फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। 1 लाख शेयर्स 100 रुपये पर कंपनी लेकर के आ रही है, तो कंपनी को कितने पैसे चाहिए? 1 CR। आपको 1 CR क्यों चाहिए? तो सेबी से आपको शेयर इशू ऑथोराइज करवाना पड़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं शेयर इशू। सेबी आपको ऑथोराइज करेगा कि हाँ ये शेयर इशू मार्केट में आप ले जा सकते हो। तो सेबी ने आपसे पूछा होगा 1 CR आपको क्यों चाहिए, तो आपने आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स दी होंगी कि हमें यहाँ यहाँ पैसा लगाना है, इसके लिए हमें 1 CR चाहिए। सेबी ने ऑथोराइज कर दिया। अब पब्लिक दे रही है ऑफर 2 लाख का। अगर हम कंपनी को अलाउ कर दें कि चलो कोई बात नहीं, जितने शेयर्स आए तुम इशू करो, तो 2 लाख और इशू प्राइस 100, तो कंपनी के हाथ में आ गए 2 CR। सेबी सेज फालतू में पब्लिक का पैसा क्यों उठा रहे हो आप?
आपके पास तो लक्ष्मी आ रही है, आपने तो क्या कहना है, आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते हम। आपका तो ये हो जाएगा, पैसा तो पब्लिक का है। आपको जब 1 CR चाहिए तो 2 CR लेना हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन की बात नहीं है, ये तो मुझे खुद पास करना है, ये तो मैं एक दिन में पास कर दूंगी। यहाँ पर बात यह है कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस आपने जितना सेबी को बताया आप उतना ही रेज कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उससे ऊपर आप 1 रुपया भी रेज नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक पब्लिक कंपनी हो, हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं और इसमें पैसा किसका लगा हुआ है, पब्लिक का। तो आपने अगर सेबी को बोला पब्लिक से 1 CR रेज करेंगे तो मैक्सिमम कितना रेज कर सकते हो, 1 CR। तो यहाँ पर ये मुद्दे का विषय है कि भाई अब किया क्या जाए, क्योंकि शेयर तो मैक्सिमम कितने इश्यू हो सकते हैं, 1 लाख। तो कंपनी को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस पजल को सॉल्व करना है। इस पजल को सॉल्व करने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के तरीके हैं। सबसे पहला सिंपलेस्ट तरीका, सबसे पहला तरीका, ये जो एक्सेस 1 लाख शेयर्स हैं, एक्सेस 1 लाख, इनको क्या कर दो, रिफंड। रिफंड मतलब क्या रिफंड करना है, कुछ पैसा आया होगा, क्योंकि जब भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो बिना पैसे के तो एप्लीकेशन आएगी नहीं, तो वो कुछ पैसा आया होगा ना साथ में, एप्लीकेशन मनी, तो उस सारे पैसे को क्या कर दो, रिफंड कर दो। सबसे पहला बेसिक तरीका। दूसरा तरीका, कंपनी कहती है यार हमें किसी को नाराज़ नहीं करना, और ये बात सच भी है, जीवन में कभी किसी को नाराज़ तो मत ही करो। संसार में रहना है तो ऊपर ऊपर से हाय हेलो चलती रहनी चाहिए, चलाते चलो। कंपनी ने कहा कि यार नाराज़ तो हमें किसी को नहीं करना, वापस कैसे कर दें, तो कंपनी ने कहा ऐसा करते हैं, जिसने हमसे 2 शेयर मांगे उसको हम कितने दे देंगे, 1। जिसने हमसे 2 शेयर मांगे उसको हम कितने दे देंगे, 1 दे देंगे। तो कोई भी ना हमसे नाराज़ नहीं होगा, हर किसी शेयर होल्डर को शेयर मिल जाएंगे, बट हाँ जितने मांगे हैं उससे उसको कम मिल जाएंगे। तो जिसने हमसे 2 लाख शेयर मांगे उसको हम अलॉट कर देंगे 1 लाख शेयर। आपने कोई भी एक रेशियो निकाला, इसको हमने बोला प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। जैसे आपका मैथ्स में चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको हमने बोला प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, और इसी का लैटिन वर्ड हमारे पास आया प्रोरेटा। कोई भी एक रेशियो आप निकाल करके उसमें अलॉटमेंट कर रहे हो, वो है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। लैटिन वर्ड है यहाँ पर प्रोरेटा। टारगेट ये है कि जितना शेयर इशू किया था मैक्सिमम अलॉटमेंट भी उतना ही होना चाहिए। सिर्फ ये 2 ही ऑप्शन नहीं है कंपनी के पास, और बहुत ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन, कंपनी कह रही है ये जो एक्स्ट्रा 1 लाख आए हैं ना, 50,000 रिफंड कर देंगे, 50,000 रिफंड कर देंगे, और बचे 50,000 को ना प्रोरेटा कर देंगे। क्या कंपनी ऐसा भी कर सकती है? कंपनी ऐसा भी कर सकती है, कुछ रिफंड कर दिया, कुछ को कह दिया प्रोराटा। और भी ऑप्शन है इसके पास। कंपनी कह रही है 20,000 को रिफंड कर देंगे, 20 को रिफंड कर देंगे, 30 को प्रोरेटा कर देंगे, 1:3 की रेशो में, 50,000 को प्रोरेटा कर देंगे 1:5 की रेशो में। लॉ कह रहा है अलाउड, अलाउड। जो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है लगा लीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा जितने की परमिशन सेबी से ली है मैक्सिमम अलॉटमेंट उतने ही शेयर का आपको करना है।
तो देखो जहाँ तक रिफ़ंड की बात है वो तो सीधे रिफ़ंड हो जाएगा पैसा। जितनी एप्लीकेशन मनी आई मैंने सारी की सारी वापस कर दी। लेकिन जहाँ तक प्रोरेटा की बात है तो प्रोरेटा में फिर ये हो जाता है कि पैसा फालतू आ जाता है, फालतू। उस फालतू मनी का क्या करें? तो शेयर होल्डर ने अगली कॉल तो देनी ही है, अलॉटमेंट उस पर एडजस्ट कर लो, फिर अगली कॉल देनी है फर्स्ट कॉल उस पर एडजस्ट कर लो, और नहीं एडजस्ट करना तो फिर पैसे को जो है वापस कर दो। क्वेश्चन बताएगा एक्सेस मनी का क्या करना है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑलवेज टू बी रिफंडेड, नेवर टू बी एडजस्टेड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है हमेशा ही एक्सेस मनी को क्या करो, रिफंड कर दो। तो हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारी कंपनी है जिसके पास ओवर सब्सक्रिप्शन है, देखते हैं कंपनी ने कैसे इसको डील किया। पेज नंबर 340। JHP Limited is a company with an authorized share capital of 10 lakh shares of rupees 10 each. तो कंपनी का ऑथोराइज्ड 10 लाख 10 each registered capital या nominal capital, out of which 6 lakh shares had been issued and fully paid up on 30th June. Past की बात बता रहे हैं, had been पुरानी बात है ये। 10 लाख में से 6 लाख का शेयर इशू पहले ही हो चुका है। द कंपनी प्रपोजेस, इसकी बात करेंगे अब हम। द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 lakh of these 10 rupees share at a price of rupees 14. तो क्या मुझे इस 6 लाख का कुछ करना है? नहीं, टू बी इग्नोर्ड, टू बी इग्नोर्ड। वही काम करना है जिसमें आप एक्सपर्ट हो। क्या करने में? इग्नोर करने में, ठीक है, उसमें आप बहुत एक्सपर्ट हो। ये 6 लाख को क्या करो, इग्नोर। हम बात करेंगे 1 लाख के शेयर इशू की जो इस समय हो रहा है। 10 रुपये की फेस वैल्यू, 14 रुपये का इशू प्राइस, 4 रुपये प्रीमियम पर जा रहा है शेयर। कलेक्शन देखो कैसे कैसे है। 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 1 जुलाई की रिसीविंग। अलॉटमेंट 10 जुलाई की 5 रुपये पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। फाइनल कॉल फॉर दी बैलेंस। तो कलेक्शन है 2 रुपये 5 रुपये, तो बैलेंस आ गया है 7 रुपये। 14 रुपये का इशू प्राइस है। 2 रुपये 5 रुपये 7 रुपये। 5 रुपये कैसे है? इसमें प्रीमियम है 4 रुपये का, इसका मतलब टुवर्ड्स फेस वैल्यू 1 रुपये। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3,55,000 शेयर्स। भर भर के ओवर सब्सक्रिप्शन है। 1 लाख की ऑफर है और 3,55,000 का एप्लीकेशन है। देखते हैं कंपनी ने क्या किया। 3 कैटेगरी बनाई है कंपनी ने, क्योंकि इसकी मर्जी है ये कैसे भी डील करे ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी कह रही है एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। अलॉटमेंट इन फुल, आपने जितना मांगा हमने आपको उतना ही दे दिया। अप्लाइड, आपने मांगा कितना, अलॉटेड हमने दिया कितना। आप कितना मांग रहे हो, हम कितना दे रहे हैं। हमारी कैटेगरी नंबर 1 है, जिसने 5,000 मांगे हमने उसको 5,000 ही दे दिए। 1:1 की रेशो है, जितना मांगा हमने उतना ही दे दिया। कैटेगरी नंबर 2, applicants for 30,000 shares received an allotment of 1 share for every 2 applied. आपने अगर 2 मांगे तो हमने आपको 1 दिया, तो आपने अगर 30,000 मांगे तो हमने आपको 15,000 दिए।
सेकेंड कैटेगरी 1 फॉर एवरी 2 अप्लाइड, 2 मांगे तो 1 दिया, 30,000 मांगे तो 15,000 दिया। सेकेंड कैटेगरी में एक्सेस मनी का करना क्या है, नो मनी वॉज रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स, सरप्लस बीइंग यूज्ड ऑन अलॉटमेंट। जितना भी एक्स्ट्रा आया कहाँ यूज़ करोगे, अलॉटमेंट पर। बाई चांस बच जाए अलॉटमेंट पे यूज़ करने के बाद तो फिर रिफंड, फर्स्ट कॉल पे खुद से नहीं ले जाना, अगर बच गया तो फिर रिफंड। थर्ड कैटेगरी, एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड, हर 4 के बदले 1। आपने 4 मांगा तो हमने 1 शेयर दिया, आपने 3,20,000 मांगे, आपने 3,20,000 मांगे तो हमने आपको 80,000 शेयर दे दिए। देख लेना कैलसी पर, हर 4 के बदले 1, तो 3 20 के बदले 80। कंपनी ने 3 कैटेगरी बनाई है, सही किया है आपने या गलत चेक कर लीजिएगा। अलॉटेड का टोटल कितना आना चाहिए, 1 लाख। ऐसा ना हो अलॉटमेंट 1 लाख के ऊपर चली जाए। और अप्लाइड का टोटल आना चाहिए 355। टोटल आ रहा है तो आपका अलॉटमेंट बिल्कुल सही है। 3,55,000 की एप्लीकेशन हमने शेयर्स अलॉट किए हैं 1 लाख। लास्ट कैटेगरी एक्सेस मनी का क्या करना है, इसको यूज़ करना है अलॉटमेंट पर, और फिर भी अगर एक्सेस हो तो क्या करना है, रिटर्न करना है। ये एंड यहाँ पर कुछ नहीं है। द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, सारा पैसा आ गया है हमारे पास, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग कैश आइटम्स इन द जर्नल ऑफ JHP लिमिटेड। चलो पहले थोड़ा एनालिसिस करते हैं, फिर बनाएंगे जर्नल एंट्री। अप्लाइड अलॉटेड बात एकदम क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो ज़रा पैसे की माया देखते हैं, यहाँ कितना पैसा आया, कैसे कैसे एडजस्ट होगा। अप्लाइड शेयर्स और अलॉटेड शेयर्स, सबसे पहले 5,000 के बदले 5,000, 30,000 के बदले 15,000, 3 20 के बदले 80,000। हमारे पास जो शेयर्स की एप्लीकेशन आई है वो खाली तो आई नहीं है, एप्लीकेशन मनी के साथ आई है वो, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड देखते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हमारी एप्लीकेशन मनी है 2 रुपये, 2 रुपये एप्लीकेशन मनी है। एप्लीकेशन मनी आई कितने शेयर्स पर होगी, हमेशा अप्लाइड शेयर्स पर। तो अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग डाल दूँ 1 और 2, तो जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है वो फर्स्ट कैटेगरी पर हुई है, फर्स्ट कैटेगरी पर 2 रुपये के हिसाब से। तो जो पैसा मैंने रिसीव किया है वो है 5,000 शेयर्स पे 2 रुपये, उसके बाद 30,000 शेयर्स पे 2 रुपये, और उसके बाद 3,20,000 शेयर्स पे 2 रुपये। पैसा आया कितना है, अप्लाइड शेयर्स पे 2 रुपये। एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, एप्लीकेशन मनी चाहिए कितना था पैसा, कितना पैसा चाहिए था, अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से सेकंड कैटेगरी इनटू में 2 रुपये। पैसा आया कितना, अप्लाइड शेयर्स पे, पैसा चाहिए कितना, अलॉटेड शेयर्स पे, यानी कि 5,000 इनटू में 2, फिर हमें चाहिए था 15,000 पे 2,
और फिर चाहिए था 80,000 पर 2। देख लीजिएगा एक बार, इसमें मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल सी सीधी सादी बात है, पैसा मुझे मिला कितने शेयर्स पे, अप्लाइड शेयर्स पे, जबकि मुझे अब रिक्वायरमेंट कितने शेयर्स पर है, सिर्फ अलॉटेड शेयर पे। और कितने पैसे मिले हैं मुझे, 2 रुपये। तो मुझे देखना है एक्सेस मनी रिसीव्ड। हो सकता है 12th का टेबल थोड़ा सा डिफरेंट हो, हम यहाँ मॉड्यूल के साथ चलेंगे। मॉड्यूल का जैसा टेबल है हम वैसा ही बनाएंगे पेपर के अंदर। तो एक्सेस मनी रिसीव्ड, फर्स्ट में तो कुछ नहीं है, नील। सेकंड में एक्सेस मनी, क्या मैं कह सकती हूँ 30,000 है ना, 15,000 शेयर्स पे 2 रुपये, यानी कि दोनों का डिफरेंस। अगर इसको बोल दें ए और इसको बोल दें बी, हम यहाँ निकाल रहे हैं ए माइनस बी, एक्सेस मनी रिसीव्ड। तो ये कौन सा, रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मनी। रिक्वायर्ड, आपको चाहिए कितना था और आपको मिला कितना। और उसके बाद लास्ट कैटेगरी, 3,20,000 शेयर्स पे पैसा आया, जबकि चाहिए कितने पर था, सिर्फ 80,000 शेयर्स पे। तो क्या हम कह सकते हैं 2,40,000 इंटू में 2 फालतू है, 4,80,000। क्या कहते हो, हम साथ साथ हैं या अकेले हम अकेले तुम? साथ साथ हैं, बात समझ में आ रही है? हमें पैसा मिला है अप्लाइड शेयर्स पे, जबकि हमें चाहिए सिर्फ कितने पर, अलॉटेड शेयर्स पे। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो फालतू पैसा है ना वो कितना आ गया है। तो पहली कैटेगरी पे कुछ फालतू नहीं आया, दूसरी कैटेगरी पे 30,000 रुपये फालतू आए हैं, और तीसरी कैटेगरी पे 4,80,000 रुपये फालतू आए हैं। किसी को भी कहीं पे भी डाउट हो, बिना हेजिटेशन के पूछ लीजिए। अगर आपको कोई भी अमाउंट समझ नहीं आता है, बिना किसी झिझक के पूछ लीजिए, किसी भी अमाउंट में डाउट। तो हम चलते हैं इस एक्सेस मनी की अलॉटमेंट की तरफ, एडजस्टमेंट पर। मुझे मेरे एक्सेस मनी का क्या करना है, अलॉटमेंट पर उसे मुझे एडजस्ट करना है, और अगर फिर भी फालतू पड़ता है तो उस केस में रिफंड करना है। तो हम देखेंगे रिक्वायर्ड अलॉटमेंट मनी। रिक्वायर्ड अलॉटमेंट मनी, रिक्वायर्ड अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी रिक्वायर्ड होगी अलॉटेड शेयर्स के ऊपर। अलॉटेड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स इनटू में 5 रुपये। अलॉटमेंट का पैसा है 5 रुपये, और कौन से शेयर्स पे चाहिए होगी, अलॉटेड शेयर्स पे। फर्स्ट केस को तो छोड़ देते हैं, अब हम सेकंड केस पर आते हैं। 5 रुपये मुझे कितने शेयर्स पर चाहिए, 15,000 अलॉटेड शेयर्स। मुझे चाहिए 75,000 रुपये अलॉटमेंट पर। और थर्ड कैटेगरी की हम बात करें, 80,000 शेयर्स पर 5 रुपये चाहिए। हाँ, मुझे पता है आपके दिल का दर्द कि मैम तो ऐसे ऐसे करती जा रही हैं और हम क्या करें। तो कोई बात नहीं, पहला टेबल बना रहे थे, कॉलम का अंदाज़ा नहीं था। जगह कम पड़ गई है तो आप नीचे बना लो, ग्रेजुअली समझ में आ जाएगा कितने कॉलम बनने हैं। क्या रिक्वायर्ड अलॉटमेंट मनी क्लियर है? मुझे पैसा अलॉटमेंट पे चाहिए कितना, तो मुझे चाहिए 15,000 शेयर पे 5 रुपये और 80,000 शेयर पे 5 रुपये। आपको अगर टेबल से ही अमाउंट फिल करना है तो आप ऊपर वाली कैटेगरी में भी लिख लेना, 5,000 शेयर्स पे 5 रुपये। कुछ बच्चे यहीं से अमाउंट ले जाते हैं जर्नल एंट्री में, तो फिर आप लिख लो फर्स्ट कैटेगरी में 5 रुपये चाहिए 5,000 शेयर पे। अब हमें देखना है एडजस्टमेंट कितने अमाउंट की हो रही है। अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड,
जितना फालतू है उतना एडजस्ट करेंगे। पहले केस में कुछ फालतू नहीं है, दूसरे केस में फालतू है 30,000। एक्सेस मनी, एक्सेस 30,000। तीसरे केस में फालतू है 480, लेकिन एडजस्टमेंट 480 का नहीं होगा। आपको चाहिए कितना अलॉटमेंट पे? 4 लाख। तो एडजस्ट भी कितना कर सकते हो? 4 लाख। तो आपका जो अलॉटमेंट है दैट वुड बी 4 लाख। क्योंकि आपको चाहिए ही 4 लाख, तो आप उसके ऊपर कैसे एडजस्ट करोगे? जबकि आपके पास फालतू है कितना? 480। इसका मतलब 80,000 आप क्या कर दोगे? रिफंड। रिफंड आप उतना ही तो एडजस्ट कर सकते हो जितना आपको चाहिए, उसके ऊपर कैसे करोगे? आपके पास है तो 4,80,000, लेकिन चाहिए तो कितना? 4 लाख। तो एडजस्टमेंट कितने का होगा? 4 लाख का। तो जो फालतू 80,000 है उसका क्या करने वाले हो? रिफंड। तो रिफंड किसी कैटेगरी में नहीं है, लास्ट कैटेगरी में है, सिर्फ 80,000 का रिफंड। देखो इसे मिलाओ आपकी 12th क्लास से, क्योंकि जो चीज़ पहले पढ़ी होती है ना उससे कंपैरिजन चलता रहता है हमारा। अगर कहीं कोई डाउट लग रहा है तो पूछो। हाँ बोलो। अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड, देखो रिक्वायर्ड अलॉटमेंट मनी क्लियर है क्या? ये क्लियर है आपको रिक्वायरमेंट? ठीक है। तो अगर मुझे 75,000 चाहिए तो मेरे पास जो फालतू आया हुआ है पहले मैं वो एडजस्ट करूँगी। तो फालतू कितना आया है? 30। तो ये सारा का सारा 30 मैंने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पर। लेकिन अब अगर मैं थर्ड कैटेगरी की बात करूँ तो मुझे चाहिए कितना? 4 लाख। मेरे पास आया कितना? 480। तो एडजस्टमेंट कितने का हो सकता है? 4 लाख का ना, जितना आपको चाहिए। उसके ऊपर तो नहीं जा सकते ना, रिक्वायर्ड 4 लाख ही है ना। तो एडजस्ट भी कितना करोगे? 4 लाख। लेकिन पैसा तो कितना आ गया है फालतू? 480। पैसा बहुत ज़्यादा फालतू है क्योंकि प्रोराटा का रेशियो 1:4 है। 4 के बदले 1 दे रहे हो आप, तो पैसा बहुत फालतू होना है यहाँ पे। तो ये जो 80,000 है उसको क्या करेंगे? रिफंड। क्लियर हो गया हिसाब किताब हमारा? कोई डाउट नहीं है तो जर्नल बनाएं। अब देख लो कोई डाउट है कि नहीं। बनाए जर्नल। और कहानी का ट्विस्ट याद रखना, ये टेबल जर्नल से पहले नहीं बनाना, पेपर में जर्नल के बाद बनाना है। वर्किंग नोट्स शैल बी मेड आफ्टर दी आंसर। तो आप पेपर में भले ही ना 2 पेज छोड़ दो जर्नल एंट्री के लिए और तीसरे पेज पर क्या बनाओ? आपका ये टेबल बना लो, एनालिसिस कर लो, उसके बाद पोस्टिंग करेंगे जर्नल के अंदर। बनाए जर्नल? देख लो लास्ट टाइम कोई डाउट? किसी से भी कुछ भी पूछ लूँ? सारे अमाउंट क्लियर है? पक्की बात? किसे भी पूछ लूँ? पूछ लूँगी। चलो आ जाओ, जर्नल बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं जर्नल। डेट है क्वेश्चन में, तो सारी एंट्रीज डेट वाइज होंगी। सबसे पहले एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है 1 जुलाई को, फर्स्ट जुलाई एप्लीकेशन मनी आई है बैंक डेबिट। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ₹3,55,000 पे 2 रुपये, 7,10,000।
being application money of 2, received on 3,55,000 shares. उसके बाद हमारी अलॉटमेंट हो रही है 10 जुलाई को, तो जो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में वो भी 10 जुलाई को ही करेंगे। तो अगला जो ट्रांसफ़र होगा वो है 10 जुलाई को। इसका मतलब अलॉटमेंट की भी दोनों एंट्री 10 जुलाई को होंगी और ये जो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है शेयर कैपिटल में वो भी 10 जुलाई को ही होगा। अब इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे पहले तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट, ये तो पूरा अमाउंट 7,10,000। अब यहाँ पर क्या क्या होना है, बेसिकली 3 अकाउंट्स आएंगे। अब सबसे पहले तो टू शेयर कैपिटल, वहाँ जाएगी फेस वैल्यू अलॉटेड शेयर्स की। कौन सी वाली वैल्यू? फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू अलॉटेड शेयर्स की। उसके बाद खोलेंगे हम टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जिसमें कौन सा पैसा जाएगा? जितना आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। और लास्ट में करेंगे टू बैंक, जिसमें पैसा हम रिफंड करेंगे। तो सबसे पहले तो टू, क्या क्वेश्चन में इक्विटी लिखा है? यस, ऑथोराइज्ड में लिखा हुआ है इक्विटी। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब इसमें देखो कितना पैसा जाएगा। फेस वैल्यू जाएगी जो कि है 10 रुपये, और कितने शेयर्स पे जाएगी? अलॉटेड शेयर्स पर। अलॉटेड शेयर्स हमारे एप्लीकेशन मनी 2 रुपये। फेस वैल्यू टुवर्ड्स एप्लीकेशन मनी 2 रुपये 1 लाख शेयर्स पे। पेपर में ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना मल्टीप्लाई करके, सिर्फ क्लास के लिए है ये। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपये। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट हमने जो हमारा एनालिसिस किया था, एक्सेस मनी एडजस्टेड, अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड 4,30,000। अलॉटमेंट मनी का एडजस्टमेंट कितना है? 4,30,000। रिफंड कितना है? 80,000। तो टू शेयर अलॉटमेंट 430, टू शेयर अलॉटमेंट 430, टू बैंक 80। टोटल देख लो मैच हो रहा है 7,10,000। टोटल बाइफर्केशन हो गई है। 2 लाख शेयर कैपिटल में है, 4,30,000 अलॉटमेंट पर एडजस्टेड है और 80,000 फालतू जो है वो रिफंड है। बीइंग एप्लीकेशन मनी on 1 lakh shares transferred, being application money on 1 lakh shares transferred and excess money adjusted excess money adjusted as per working note number 1, as per board's resolution number।
आसान है नरेशन एकदम, आप बस टोटल शेयर लिख देना जितने आपने अलॉट किए हैं, यानी कि 1 लाख। बाकी सब कुछ वर्किंग नोट के अंदर है, कोई डिटेल मत देना नरेशन में, सिर्फ इतना लिखना एडजस्टमेंट कैसे हुई है एज़ पर वर्किंग नोट नंबर 1। और इस बात का ध्यान रखना आपके वर्किंग नोट में ये दोनों अमाउंट्स क्लियरली दिखाई देने चाहिए कि 4,30,000 कहाँ पर है और 80,000 कहाँ पर है। बस ऐसा नहीं हो कि पेपर चेकर को ढूंढना पड़े कि बच्चे ने लिख तो दिया है वर्किंग नोट 1, लेकिन हमें कहीं दिख नहीं रहा है ये अमाउंट कहाँ पर है। तो एंड का टोटल ज़रूर डाल देना, ये लास्ट का टोटल 4,30 और 80, तो उसको दूर से साफ साफ दिख जाए ये रहा 4,30,000 और ये रहा 80,000 जो एडजस्ट हुआ है और दूसरा अमाउंट जो रिफंड हुआ है। क्लियर दोनों एंट्रीज? आसान है, बस आगे तो आसान नहीं है, ये 2 ही एंट्री थी मुश्किल, आगे बहुत आसान है। अलॉटमेंट ड्यू करते हैं आप, सेम डेट 10th जुलाई, प्रीमियम भी है तो शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ₹5 अलॉटमेंट, 1,00,000 शेयर्स, 5,00,000, ₹5 1,00,000 शेयर्स, ₹4 प्रीमियम है तो 4,00,000 प्रीमियम और 1,00,000 टुवर्ड्स फेस वैल्यू। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। नरेशन बनाओ इसकी, क्या लिखोगे बोल के बताओ। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, बनाओ लाइन बनाओ, 1 फेस वैल्यू और 4 सिक्योरिटीज प्रीमियम। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,00,000 शेयर्स एट फेस वैल्यू 1 एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम 4, मतलब सिक्योरिटीज चाहे मत लिखो एंड प्रीमियम 4। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑफ 5, being allotment money of 5 due on 1,00,000 shares at face value 1 and premium 4. As per board's resolution. Same date, bank to share allotment. $5,00,000 से कर दूं? बस 70,000 से कर दूं? क्यों? क्योंकि कितना आ चुका है हमारे पास? 4,30,000। ये तो आ ही चुका है, टोटल आना है 5,00,000, तो इस समय सिर्फ 70,000 और आएगा। बीइंग बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, सिंपल नरेशन है, बीइंग बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड।
बीइंग बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, डेट है 30th अप्रैल। April 22, ईयर चेंज हो गया है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ₹7, 1 लाख शेयर्स 7 लाख। इसकी नरेशन नहीं लिख रहे, सिर्फ बोलेंगे, बस बोल के बता दो इसकी नरेशन, सेम ही तो बननी है। बीइंग फर्स्ट कॉल ऑफ ₹7 ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर डेटेड। उसके बाद अगली एंट्री पर आ जाते हैं, रिसीव करते हैं पैसा, बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सेम डेट। कलेक्शन की जहाँ बात थी, देखिए डेट अलग तो नहीं है, नहीं, मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, तो सेम डेट, सारा पैसा आ गया 7 लाख बीइंग मनी रिसीव्ड। कितनी एंट्री बनी इसमें? 6। कितने नंबर का सवाल आएगा? 15। कितने नंबर का सवाल आएगा पेपर में? 15। तो तुम लोगों का जो एनालिसिस है ना नंबर ऑफ एंट्री के साथ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? जो तुम कर रहे हो कि कितनी एंट्रीज होनी चाहिए उसके हिसाब से मार्क्स बनेंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कितना डेटा है उस पर डिपेंड करता है। बस इतना सा फ़र्क है कि क्वेश्चन में 15 जो आएगा उसमें 4 फीचर भी साथ में आएगा, लेकिन एक बार एक अटेम्प्ट में बिल्कुल सिमिलर सवाल ऐसा ही 15 नंबर का आया था। बस इतना ही करना है आपको। और कितने नंबर? 15। मैं इसीलिए तो अग्री नहीं करती इस बात से कि ICAI स्लैशिंग करता है, ICAI ऐसा करता है, CA का रिज़ल्ट ऐसा है। मैं कभी अग्री नहीं करती, क्योंकि मैंने देखा है पेपर में ऐसे सवाल भी होते हैं। ऐसे ऐसे सवाल 15 नंबर के कैसे कह दोगे आप कि ICAI गलत कर रहा है? कह सकते हो? खैर मैम आ तो रहा है दिल से हमारे, अभी चुप है, लेकिन हम ऐसा भी होता है पेपर में। इससे अपनी जो नेगेटिव वाइब है CA के लिए उसको हटा दो और उसको किस में कन्वर्ट कर लो? पॉजिटिव वाइब में, कि भाई पेपर के अंदर अच्छे अच्छे हादसे भी होते हैं, सिर्फ बुरे बुरे नहीं होते। तो 15 नंबर में तो सही है ना, ये कर लोगे ना अच्छे से? 15 लेकर के आओगे ना? 15 लाने के लिए क्या क्या करना है? तुम्हारी जर्नल एंट्री प्रॉपर होनी चाहिए, अलॉन्ग विद नरेशन, फॉर्मेट में होनी चाहिए, और वर्किंग नोट आपका जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है? मैंने आपको पहले बताया था 50 मार्क्स पर आ जाता है। अगर आपका नरेशन ठीक नहीं है तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 7 to 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर एंट्रीज आपकी ठीक है, नरेशन आपकी ख़राब है। वर्किंग नोट जैसे कि मान लीजिए ये वाला है, ये बहुत क्रूशियल वर्किंग नोट है, तो वर्किंग नोट को मिला लें तो आपको 10 मिल जाएंगे, बस 10 के ऊपर आप नहीं जा पाओगे अगर नरेशन आपकी गलत है। और ये जो पेपर नंबर 1 है ना हमारा, देखो अगर तुम लोगों को 400 में से, क्या 400 टोटल, अगर तुम्हें 400 में से 300 अबव जाना है तुम्हें, तो पेपर 1 में तुम्हें अबव 85 का टारगेट बनाना ही पड़ेगा। 300 अबव 2 ही पेपर ले जाएंगे, 300 अबव 2 ही पेपर लेकर के जाएंगे। एक तो पहला पेपर, दूसरा आखिरी पेपर। पेपर 1 अकाउंट्स, पेपर 4 इकोनॉमिक्स।
ये 2 पेपर ऐसे हैं जो तुम्हारे को 90 अबव ले जा सकते हैं और तुम्हारे एग्रीगेट को जो है 300 अबव पहुंचा सकते हैं। तो इन दोनों के साथ तो खास दोस्ती बना करके जो है चलना। इको में तो ट्रेंड है, सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चंस आते हैं, तुमने कुछ नहीं करना सिवाय किसके, मॉड्यूल के। बस तुमने कुछ करना ही नहीं है मॉड्यूल के अलावा, तुम उसका एक एक क्वेश्चन कर लो और जो तुम्हारे एमटीपी शेयर हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे वो कर लो, बस पक्का पक्का 90 अबव तुम्हारे आ जाएंगे। और अकाउंट्स में क्या करना है, एक सिर्फ ये बुक दी है मैंने, बस एक बुक, एक लौती, सिर्फ ये बोला है इसका एक भी शब्द छोड़ना नहीं, बस। अब वही सिंपल है और वही चैलेंजिंग है, सिर्फ एक ये बुक कर लो, इसमें तुम्हारे कितने आ जाएंगे, अबव 90। ठीक है, तो टारगेट तो 15 नंबर के क्वेश्चन का ना, 15 में से 15 बना के चलो भैया, हर हालत में 15 में से 15 ही लेने हैं, 10 नंबर 12 नंबर पे बात जो है नहीं बनेगी। तो आयुष अगली बार ये सवाल आएगा कि नरेशन नहीं लिखें, तो नरेशन लिखेंगे हम, पूरे 15 में से 15 लेकर के आएंगे। संडे को कितने बच्चे कह रहे हैं अबव 90 आएंगे उनके? संडे को टेस्ट है ना तुम्हारा कि नहीं है? टेस्ट तुम्हारा है, होश कुछ? संडे को तुम्हारा मॉक टेस्ट है, याद है कि याद दिलाऊं? संडे को टेस्ट है ना तुम्हारा, कितने बच्चे कह रहे हैं अबव 90 आएंगे उसमें? अच्छा अबव 80, चलो अबव 80 बोलो। 2 ही बच्चे कह रहे हैं, तो जो कह ही नहीं रहे उनके तो आने भी नहीं वाले। अच्छा अबव 70, अबव 70, अच्छा अबव 60। बाकी बच्चों की क्या पंचवर्षीय योजना है क्या? कौन से मॉक टेस्ट में लेकर के आओगे अबव 60? पहले वाले में ही लेकर के आने हैं। सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है, सिर्फ एक। कौन सा चैप्टर? कंपनी अकाउंट्स, बस सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है। तो फर्स्ट मॉक टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स आ सकते हैं, बाकियों में तो गिरने ही वाले हैं नीचे, क्योंकि सिलेबस बढ़ेगा। सिलेबस बढ़ेगा ना, यहाँ पर सबसे कम सिलेबस है, तो इसमें अच्छे से करो। और तुम्हें करना क्या है, सिर्फ बुक करनी है यार, सिर्फ बुक करनी है तुम्हें, कुछ नहीं करना तुम्हें, और सिर्फ बुक के क्वेश्चंस करने हैं। और जितने आरटीपी एमटीपी तुम्हारे पास हैं उसमें से कंपनी अकाउंट्स के ढूंढ के क्वेश्चंस जो है कर लेना, जो एक्स्ट्रा है आरटीपी एमटीपी लेटेस्ट वाले जो हमारी बुक के अंदर नहीं है, बस इतना ही करना है। तो आयुष अब तुम्हारा डाउट आएगा, ये सब तुम्हारे डाउट पर हो गया, बात समझ में आ गई है ना? और भी डाउट है तो धर्मवीर खुद नहीं पूछ सकता, तुम क्या उसके असिस्टेंट हो? धर्मवीर कितने में रखा है आयुष को असिस्टेंट? और भी कईयों को रखना है, हाँ, पर आयुष सबके लिए बन जाएगा असिस्टेंट। हाँ, धर्मवीर कुछ खुद तो कुछ पूछता नहीं है, आयुष को आगे कर देता है बैठा बैठा चुपचाप। हाँ, क्या पूछ रहे हो? प्राइज, प्राइस पूछ रहे हो? प्राइस हमारा है, सबसे पहली बात तो मॉक टेस्ट 1 राउंड एग्रीगेट पर मिलेंगे प्राइजेस, सिंगल सब्जेक्ट पे प्राइस नहीं मिलेगा, एग्रीगेट मार्क्स निकाले जाएंगे। तो पहली बात तो एलिजिबल कौन सा बच्चा हुआ? जो चारों, पास तो खैर होना ही पड़ेगा है ना उसकी तो कोई बात ही नहीं है। पहली बात ये है कि चारों पेपर में आप अपीयर हो। अगर आपने कोई भी टेस्ट मिस कर दिया तो आप वैसे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं प्राइस से। तो चारों पेपर देना है, चारों का एग्रीगेट हम देखेंगे। क्राइटेरिया है मिनिमम 40 तो लाने ही लाने पड़ेंगे ना, अगर एक में आप एब्सेंट हो गए तो प्राइस से बाहर, अगर एक में 40 से कम आ गए तो प्राइस से बाहर, तो एग्रीगेट लाना पड़ेगा। एग्रीगेट हमारा टारगेट हमने रखा है 85% अबव वाले बच्चे एलिजिबल होंगे प्राइजेस के लिए। 85%? अच्छा 85 कैसे आएंगे? बहुत आराम से आएंगे। 85% अबव वाले बच्चे एलिजिबल होंगे और टॉप 3 स्टूडेंट्स को प्राइजेस दिए जाएंगे। ठीक है, कैश प्राइज होगा, अमाउंट मैं आपको उसी समय बताऊंगी, मैं अभी नहीं बता रही हूँ। तो आप जो है पढ़ते रहें, तो टॉप 3 बच्चों को जो है प्राइजेस मिलेंगे पूरा राउंड कंप्लीट होने पर। तो क्या कहते हो धर्मवीर, प्राइस तो लेके जाओगे फिर, है ना? आप पूछा है तो लेकर ही जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। पहले पहले प्यार की तरह पहला मॉक टेस्ट राउंड है, कुछ पता तो है नहीं, जब होगा तभी देखेंगे।
और कोई दुविधा तुम्हारी, और कुछ हो गए डाउट क्लियर? आ जाओ ज़रा आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, थ्योरी में क्या आ सकता है? थ्योरी में आ सकता है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। बोलो कौन कौन से? जी नहीं, जी नहीं। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, लॉ में उल्टा है, आई एग्री। और अगर काइंड्स ऑफ शेयर्स आएगा ना तो तुम्हें लिखना है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ आई एग्री, लॉ में तुमने उल्टा पढ़ा होगा। तो अगर काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल आएगा तो क्या क्या लिखोगे? ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, अनकॉल्ड। और ज़्यादातर जो थ्योरी, जो आपने पूछा थ्योरी क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ज़्यादातर थ्योरी वहाँ टच करेगी कि बोनस के लिए लॉ के रूल्स क्या हैं, राइट इशू के लिए लॉ के रूल्स क्या हैं, प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन है तो कंपनीज एक्ट क्या कह रहा है, इसमें थ्योरी का जो पोर्शन है वो वाला बनेगा। तो जितने हमने कंडीशंस पढ़ी है ना, रिडेम्पशन के समय पर क्या होना चाहिए, बोनस इशू के समय पर क्या होना चाहिए, वो सारा थ्योरी रेलेवेंट है। मतलब क्लास में पूरा पढ़ चुके हैं, बुक में दिया हुआ है, रीडिंग करोगे तो लिखने जितना मैटर तुम्हारा बन जाएगा कि पेपर में लिख के कैसे आना है। वैसे तो देखो सभी टीचर्स कहते हैं कि अपने शब्दों में लिखना, ठीक है। मैं ये कहती हूँ तुम प्लीज़ अपने शब्दों में मत ही लिखना, तुम्हारे शब्द बिल्कुल अलग हो जाते हैं लॉ से। लॉ कुछ और ही कह रहा है, तुम कुछ और ही कह रहे हो। तो देखो मेरी तो यही एडवाइस है कि लर्न कर लो और एज इट इज़ उसको पेपर में लिख करके आना, ठीक है। क्लियर हो गई थ्योरी वाली बात? अच्छा, थ्योरी इस टेस्ट में ज़्यादा भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है 4 to 8 मार्क्स रहेगी, क्योंकि एक ही चैप्टर का टेस्ट है। तो हो सकता है 10 से 15 नंबर तक थ्योरी आ जाए और हो सकता है 4 से 8 नंबर पर ही रहे, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब मैम कब पता चलेगा, वो तुम्हें संडे को ही पता चलेगा। अच्छा ये ध्यान रखना 15 मिनट का रीडिंग टाइम है। मिस क्या बच्चों वाले तुम लोगों के सवाल है, मिस बिल्कुल नहीं करना। 15 मिनट का रीडिंग टाइम, क्वेश्चन पेपर 15 मिनट पहले मिलेगा। सबसे ज़रूरी काम 2 करने हैं इसमें 15 मिनट में। ट्रू फॉल्स एनालिसिस करके माइंड में रख लेना, ट्रू है या फॉल्स है, और स्टेटमेंट के बारे में लिखोगे क्या। ट्रू है तो भी सपोर्ट में रीज़न देना है, फॉल्स है तो भी रीज़न देना है फॉल्स क्यों है। एक काम तो ये कर लेना, दूसरा काम ये कर लेना, चॉइस का क्वेश्चन निकाल लेना कौन सा तुम्हें छोड़ना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो 15 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें करना है। और अगर तुम्हें समय मिले तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिसाइड कर लो कि किस क्वेश्चन से पेपर स्टार्ट करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन वो होना चाहिए जो तुम्हारा बेस्ट हो, जिसमें तुम्हें लगता है कि यार 20 on 20 मुझे मिल जाएंगे। तो रीडिंग टाइम में ये 3 काम आप लोग करना, बाकी आपका एक्सपीरियंस ही आपको सिखाएगा। ये जो मॉक टेस्ट होता है ना 3 घंटे 15 मिनट, ये एक्सपीरियंस आपको सिखाता है कि पेपर हैंडल कैसे करना है। ये शब्दों से नहीं होता, मैं कुछ बोलूं और आपको सिखाऊं नहीं। आप जब वहाँ बैठे होगे ना 3 घंटे 15 मिनट, खुद एनालिसिस कर रहे होगे, खुद पेपर कर रहे होगे, खुद स्पीड देख रहे होगे, टाइम देख रहे होगे कैसे निकल रहा है, तो वो वक्त जो है ना वो आपको सिखाएगा जो आपको कोई भी बोलने से नहीं सिखा सकता। मैं इसलिए भी कहती हूँ कि पेपर कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। वो 3 घंटे 15 मिनट आपको बहुत कुछ सिखाएंगे जो क्लास में बोलने से आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। तो ये 3 काम ज़रूर कर लेना। कौन कौन से? एक तो ट्रू फॉल्स डिसाइड कर लो, माइंड में आंसर बना लो, मुझे लिखना क्या है सपोर्ट में। दूसरा, कौन सा क्वेश्चन चॉइस में छोड़ना है। ऐसे नहीं होना चाहिए मुझे तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन जो चॉइस में छोड़ना है और दूसरा वो क्वेश्चन जो सबसे पहले करना है, ठीक है। और कोई डाउट? तो मुझे इजाज़त है, आ जाएं अगले सवाल पे। हाँ आ जाओ ज़रा, अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। पेज 344, क्वेश्चन 28।
इसमें पहले तो एक करेक्शन कर लेना, ये फर्दर इशू ऑफ 3,60,000 नहीं है, 2,60,000 है। क्वेश्चन की थर्ड लाइन, फर्दर इशू ऑफ 2,60,000 शेयर्स। अब आप एक काम करो, क्वेश्चन को रीड करो और अपने आप ना सिर्फ इतना एनालिसिस बनाओ, अप्लाइड कितना और अलॉटेड कितना, बस इतना छोटा सा हिस्सा, अप्लाइड कितने शेयर्स और अलॉटेड कितने शेयर्स। आराम से पढ़ लेना, इसमें भी वही 3 कैटेगरी में आ रहे हैं शेयर्स हमारे। बना लिया अलॉटेड। तो फर्स्ट कैटेगरी 40,000 शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं हम, 40,000 ही इशू कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी तो सिंपल है। सेकेंड कैटेगरी का प्रोरेटा हो रहा है 1 फॉर एवरी 2 अप्लाइड। तो जिसने हमसे 2 लाख मांगे उनको हम कितने देंगे, 1 लाख। थर्ड कैटेगरी का प्रोरेटा हो रहा है 1 फॉर एवरी 5 अप्लाइड। 5 के बदले 1, तो 6 लाख के बदले 1,20,000। टोटल देख लेते हैं सही आ रहा है या नहीं। 8,40 और 2,60। सबसे पहला काम है सही सही अप्लाइड और अलॉटेड निकालना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 2 चीज़ें देखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितनी है और एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी है, चाहिए कितनी थी और आई कितनी है। अब आप लोग देख लेना आपके कॉलम्स, हमारे जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 8 कॉलम्स आ रहे हैं। तो हम कंपैरिजन करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड से। एप्लीकेशन मनी हमारी है 2 रुपये पर शेयर, रिसीव करेंगे हम अप्लाइड शेयर्स के ऊपर। और रिक्वायर्ड है हमें अलॉटेड शेयर्स के ऊपर। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है पहले केस में 80,000, उसके बाद 4 लाख और उसके बाद 12 लाख जो हमें रिसीव हुई है। जितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है उस पर पैसा। अब हमें रिक्वायर कितना है, जितना हमने अलॉट किया है। तो 80,000, देन 2 लाख एंड 240। सिर्फ इतना ही हमें चाहिए, अलॉटेड शेयर्स पे चाहिए हमें। तो एक्सेस मनी हमारे पास आ रही है 2 लाख सेकेंड कैटेगरी में और
9,60,000 लास्ट कैटेगरी में। अब एक बार एक्सेस निकाल लिया, अब हम चेक करेंगे अलॉटमेंट मनी रिक्वायर्ड कितनी है और इसमें से हम कितना एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट रिक्वायर्ड और फिर देखेंगे एडजस्टमेंट कितना करना है। अलॉटमेंट मनी हमारी यहाँ पर है 5 रुपये पर शेयर, रिक्वायर्ड होगी अलॉटेड शेयर्स के ऊपर। अलॉटेड शेयर्स पे 5 रुपये चाहिए। तो सेकंड केस में 5 लाख चाहिए हमें 1 लाख शेयर्स पे, और थर्ड केस में 1,20,000 शेयर्स पर हमें 5 रुपये जो है चाहिए, यानी कि 7 लाख, 6 लाख। तो मेरा जो एक्सेस है उसको अब मैं एडजस्ट करूँगी। मुझे चाहिए 5 लाख, एक्सेस है 2 लाख, तो सारा का सारा 2 लाख एडजस्टेड। मुझे चाहिए 6 लाख, एक्सेस है 9,60,000, तो एडजस्टमेंट सिर्फ कितने की, 6 लाख की, और ये जो 3,60,000 है ये रिफंड। हाँ जी, हाँ कर सकते हो, कोई इसमें आप छोड़ भी सकते हो, कर भी सकते हो। अगर आपको यहाँ से अमाउंट लेना है तो आप लिख लो। फर्स्ट कैटेगरी हमारी 40,000 शेयर्स चल रही है, अलॉटमेंट रिक्वायर्ड। मेन जो आपका कॉलम है वो एक्सेस मनी है, एक्सेस मनी देख करके उसका एडजस्टमेंट ध्यान से करना है। सेकंड कैटेगरी रिक्वायर्ड अलॉटमेंट मनी 5 लाख, एक्सेस है 2, तो 2 एडजस्ट करेंगे। थर्ड कैटेगरी रिक्वायर्ड अलॉटमेंट मनी 6 लाख, एक्सेस है 9,60,000, तो एडजस्टमेंट कितना होगा, 6 लाख का, और रिफंड कितना होगा, 3,60,000 का। अब बताएं, एडजस्टमेंट वाला कॉलम, ये जो एक्सेस है ये एडजस्टेड है, जितना एक्सेस है सारा एडजस्ट करोगे, लेकिन यहाँ पर एक्सेस 9,60 है, रिक्वायर्ड 6 है, तो एडजस्ट कितना होगा, 6। जितना तुम्हें पैसा चाहिए ना उतना ही एडजस्ट कर पाओगे ना। तो तुम्हें चाहिए ही 6 लाख, लेकिन है 9,60,000, तो एडजस्टमेंट फिर भी कितने की करोगे, 6 लाख की। तो ये 9,60 जो है ना ये यहाँ पर ऐसे बट गया है, 6 लाख की एडजस्टमेंट और 3,60 का रिफंड। सबसे पहला मुद्दा है टेबल, टेबल सॉल्व हो गया, तो अब जर्नल एंट्री बन जाएंगी धीरे धीरे। करें स्टार्ट एंट्री, हो गया टेबल, एंट्री भी हो गई, तो बहुत बढ़िया। सबसे पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 4,20,000 आपके शेयर्स, 8,40,000 शेयर्स हैं, 2 रुपये है 16,80,000।
8,40,000 शेयर्स पे 2 रुपये एप्लीकेशन। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल आपने अलॉट किए हैं 2,40,000 शेयर्स, इस पर 2 रुपये, 5,20,000। टू शेयर अलॉटमेंट एडजस्टमेंट है 11 लाख की, 8 लाख की। एडजस्टमेंट अमाउंट है 8 लाख और रिफंड है 360। देखिए एक बार फर्स्ट सेकंड एंट्री देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। डेट आपकी 1 जुलाई, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। 1 जुलाई बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और ट्रांसफ़र आपकी 10 जुलाई अलॉटमेंट की डेट पर। नेक्स्ट 10 जुलाई, दस का शेयर 12 पर है, 2 रुपये प्रीमियम है, तो 5 रुपये में 3 रुपये टुवर्ड्स फेस वैल्यू है। आठ लाख आ चुके हैं, अभी रिसीव करोगे 5 लाख। फर्स्ट कॉल 31 मार्च। एकदम आसानी से बन जाएंगी, बस टेबल पे ध्यान देना और फर्स्ट एंट्री पे ध्यान देना। देखो हमारा पेपर जो है ना वो 3 घंटे का है। 3 घंटे का मतलब है 180 मिनट है। मतलब हमारा जो खेल है वो 180 मिनट का है और हमारे जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 100 मार्क्स हैं। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर कितनी देर में करना है, 180 मिनट में। तो अगर हम पर मार्क बात करें, 1 नंबर पर हमारे पास जो टाइम अलॉटेड है वो है 1.8 मिनट्स। इस इक्वेशन की मदद से हमें निकालना है कितने नंबर के सवाल में हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल आता है। तो सपोज हम बात करें 15 मार्क्स के क्वेश्चन की,
तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में मुझे कितने मिनट मिल रहे हैं सॉल्व करने के लिए? 27 मिनट्स। ठीक है, 27 मिनट मिल रहे हैं मुझे 15 नंबर के सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी आपके रजिस्टर का फ्रेश पेज ले लो। ठीक है, मैं आपको दूंगी एक 15 नंबर का सवाल। 15 नंबर के सवाल के लिए मैं आपको दूंगी 29 मिनट। 29, 2 मिनट मैंने बढ़ा दिए हैं क्योंकि वो 15 मिनट में भी 2 मिनट क्वेश्चन रीडिंग के हमें मिले होंगे। 29 मिनट आपके पास हैं और 15 नंबर का सवाल है। रजिस्टर में आपको सॉल्व करना है और कौन सी प्रेजेंटेशन में? पेपर प्रेजेंटेशन में। ठीक है, जिसका हो जाएगा उसका रजिस्टर में ही देखेंगे हम कि पेपर प्रेजेंटेशन है या नहीं। उसके बाद हम करेंगे क्या, हम एक चार्ट बना लेंगे कि आज की क्लास में पेपर प्रेजेंटेशन वाला जो क्वेश्चन था वो किस बच्चे ने सबसे पहले सबसे सही जो है सॉल्व किया था। ऐसे 5 क्वेश्चन सॉल्व करके जिसका नाम सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा उस बच्चे को कैश प्राइज मिलेगा आफ्टर एवरी 5 क्वेश्चन। तो हर 5 क्वेश्चन के बाद हम यहाँ पे प्राइज देंगे जिस बच्चे का नाम मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा होगा। अगर किसी का भी रिपीट नहीं हो रहा होगा, 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे कि किसी का रिपीट हो जाए, जिसका सबसे ज़्यादा बार आएगा उसको प्राइज़ हम देंगे। और लेकिन प्राइज़ तो खैर एक सेकेंडरी बेनिफिट है। सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम लिमिट के अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें और हमें पता चले कि हम टाइम से पहले कर पा रहे हैं, टाइम पे कर पा रहे हैं या टाइम के ऊपर जा रहे हैं, तो फिर हम कितना ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इससे। आई होप ये क्वेश्चन 28 सबका हो गया है। तो आपने रजिस्टर का फ्रेश पेज ले लिया है और बुक का पेज नंबर है 389। बुक का पेज नंबर है 389। जनवरी 21 में आया हुआ ये सवाल है। एज इट इज़ 15 नंबर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय शुरू हो गया है। 29 मिनट आपके पास हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है, प्रेजेंट करना है, सारे काम करने हैं 29 मिनट के अंदर अंदर। और जिन शैतान बच्चों को मुझ पे डाउट हो रहा था वो देख ले ज़रा आंखें खोल के कि जनवरी 21 का सवाल है, सिंपल प्रोरेटा है और कितने नंबर में आया है? 15 नंबर में पेपर में आया है। कर लिया? कितने बच्चों ने कर लिया पेपर प्रेजेंटेशन में? और अभी सिर्फ 12 मिनट हुए हैं और आपके पास टाइम है 29 मिनट का। तो जिन बच्चों का हो गया है ना, एक बार आप रीचेक कर लो और अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो तो रजिस्टर पे नाम लिख के और नरेश जी को रजिस्टर दे दो अपना। पेपर प्रेजेंटेशन क्या होती है बच्चे, आप देखो आप। पेपर प्रेजेंटेशन मतलब पेपर प्रेजेंटेशन 15 ऑन 15 मार्क्स वाली प्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं है हम एक ही बच्चे का नाम लिखेंगे, जितने भी बच्चों ने दिया टाइम के अंदर और सही हुआ तो सबका ही नाम लिखा जाएगा। चिराग आपका रजिस्टर है ये। मैं आज तो आपका नाम लिख रही हूँ, अगली बार नाम लिखवाने के लिए एक तो आपके नंबर्स में कॉमास डले होने चाहिए 100%। बिना कॉमा के नंबर आप ना लिखें।
दूसरा फुल फॉर्म्स पूरी होनी चाहिए, तीसरा राइटिंग और साफ होनी चाहिए, और नंबर्स और क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आज तो सबसे पहला नाम जो है वो चिराग का आ गया है। और सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, सारे अमाउंट्स करेक्ट हैं, वेरी गुड। चक्षित, सॉल्यूशन करेक्ट है लेकिन वर्किंग नोट का रेफरेंस नहीं है नरेशन के अंदर। और ये पीटीए क्या है? पर्टिकुलर्स की शॉर्ट फॉर्म पीटीए कैसे बनाइए? कैसे मतलब पर्टिकुलर्स के पीटीए कैसे बनाइए? है ना, कुछ कुछ काम सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं, मैं समझ ही नहीं पाऊंगी, है ना। तो एक तो पूरा लिखना है और वर्किंग नोट का रेफरेंस नहीं है नरेशन में, और आपने अकाउंट भी कहीं पर भी नहीं लगाया है, तो इसलिए नाम नहीं लिखूंगी, सोल्यूशन करेक्ट है। कोशिश करना जिसका भी रजिस्टर आ रहा है ना, सबका नाम ज़रूर लिखा जाए, एकदम सही सही दो रजिस्टर। देखो ये होता है फर्स्ट लुक, मैंने आंसर नहीं पढ़ा अभी। मन्नत, ये देखो ये होता है फर्स्ट लुक, एकदम नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन। जूम कर सकते हो इजाज़ जी से? दिख रहा है? दिखेगा नहीं शायद, वाइट आ रहा है ज़्यादा, या विजिबल है एलसीडी पे? देखोगे ना एकदम नीट एंड क्लीन। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, उसके बाद जर्नल एंट्री, हर एंट्री के बाद स्पेस छोड़ा हुआ है। फर्स्ट इम्प्रेशन कि पढ़े लिखे बच्चे का रजिस्टर आया है, वो इम्प्रेशन ना तो चिराग के रजिस्टर से आया ना तो चक्षित के रजिस्टर से आया, मन्नत के रजिस्टर से आया कि पढ़े लिखे बच्चे का पेपर है। अलॉटमेंट की एंट्री में बोर्ड रेजोल्यूशन छोड़ दिया नरेशन में। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। नरेश जी, मन्नत का रजिस्टर एक तो चिराग को दिखाओ और एक चक्षित को दिखाओ, उसके बाद उसे वापस करना। देखो ज़रा पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए। पूरे 10 मिनट बचे हैं अभी, पूरे 10 मिनट हैं। पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है आप समझिए। और रिजल्ट सिर्फ 20% है, ध्यान रखना। बिल्कुल सही, वेरी गुड हर प्रकाश, एक्सीलेंट। शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो आप, किसका रजिस्टर है ये? पेपर प्रेजेंटेशन, शॉर्ट फॉर्म्स नॉट अलाउड इन पेपर। करण, शॉर्ट फॉर्म्स APP ALLOT कंप्लीट शब्द लिखा जाएगा पेपर के अंदर।
जर्नल में डेट ऐसे लिख सकते हैं क्या? टेंथ जून 21 ऐसे लिख सकते हैं डेट जर्नल में? नहीं लिख सकते जर्नल में। जर्नल में डेट ऐसे लिखना अलाउड नहीं है, आपको पहले ईयर मेंशन करना है कंपलसरी, उसके बाद लिखना है 10 जून। डाउट? तो यहाँ पर किसका रजिस्टर है ये? चलो एक दो छोटी छोटी मिस्टेक है, मैं आज लिख रही हूँ नाम, अगली बार से ध्यान रखना, ठीक है? चार नाम आ चुके हैं, 6 मिनट बाकी हैं। इक्विटी अलॉटमेंट शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म पहले ही चेक कर लो, कोई फायदा नहीं है रजिस्टर देने का। अच्छा कितने बच्चों का हो चुका है, कितने बच्चे देना चाहते हैं रजिस्टर? तुम्हारा सबका सारा सही है? पेपर प्रेजेंटेशन, अच्छा सबका नाम लिखा जाएगा। आयुष बहुत स्मार्ट है, तभी तो आजकल कुछ ना कहने वाले ही स्मार्ट है। बिल्कुल ठीक चल रहा है, थोड़ा सा आप लोग राइटिंग और सुधार लो ना अपनी, तो सबके 15 on 15 ही आएंगे। अच्छा देखो अब मैंने डेट बता दिया, अब अगर डेट आपकी ऐसे आ रही है ना 10 जून 21, तो नाम नहीं लिखा जाएगा, ठीक है? अभी तक मैंने लिख दिया है नाम, अब आगे नहीं। हिमानी वेरी गुड, एक्सीलेंट। हिमानी यस वेरी गुड। देखो पढ़ने में तो गर्ल्स का ही मज़ा आ रहा है, बॉयज़ की तो राइटिंग है भगवान, गर्ल्स की है एकदम साफ सुथरी सुंदर राइटिंग। अर्चित बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, सब चीज़ें एकदम करेक्ट। किस्मत की बात है, सिर्फ 3 मिनट और रजिस्टर लेंगे अब। किस किस को देना है अभी रजिस्टर? चलो एक काम करते हैं, अब जो गाना सुनाएगा हमें पहले उसी का रजिस्टर लिया जाएगा। अब कैसे ले, इतने रजिस्टर तो ले नहीं सकते। अब नरेश जी आप माइक दे दो, जो गाना सुनाएगा उसका रजिस्टर ले लेना। गाना मतलब अच्छा डिसेंट वाला गाना, उसी का रजिस्टर लिया जाएगा अब।
अच्छा कनिका, पेपर में ध्यान रखना टॉप पर कुछ भी नहीं लिखना है, ऐसा नहीं हो ये जो आदत होती है ना पेपर में चली जाती है, तो टॉप पे कुछ भी नहीं लिखना, बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। नाम तो आपको आपके पूरे पेपर में कहीं नहीं लिखना। कौन रो रहा है? गाना तुम वैसे गा रही हो ऑलरेडी। देखो ये जो रजिस्टर है ना जागृति, बेट ऐसे बच्चे जो है ना वो 2 से 3 नंबर फालतू ले जाएंगे। जागृति तुम अपना रीजनेबल प्रिपरेशन कर लो, पेपर तुम अच्छे से देख कर के आओ, तुम्हारे नंबर कोई नहीं काटेगा। इतनी सुंदर राइटिंग, इतना सुंदर प्रेजेंटेशन, क्योंकि इसके पहले 10 लड़कों की शीटें होंगी, सारी की सारी बेकार, फिर आएगी ये वाली आंसर शीट। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। सीए फाइनल तक जागृति तुम्हें ना इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तुमने सिर्फ रीजनेबल तैयारी करनी है, ठीक है, और अच्छे से पेपर जो है ना लिख कर आना है। बहुत ही शानदार, मतलब बिल्कुल सही आपका प्रेजेंटेशन है, एक्सीलेंट। एक चॉकलेट तो अभी मिलेगी, कौन सी लोगे? सारी डेयरी मिल्क है। एक्सीलेंट भाई। जागृति जिसको रजिस्टर दिखाए देखना ज़रूर, पेपर प्रेजेंटेशन ऐसा ही होना चाहिए। क्या बोल रहे हो? नरेश जी इनकी बातचीत देख लेना, डिसेंट होनी चाहिए, नहीं तो चाय पिलाएंगे। ये देख लेना कैसी बातचीत चल रही है इनकी। अच्छा किसका रजिस्टर है ये? अच्छा ये लास्ट में ले रही हूँ, उसके बाद जो गाना गाएगा उसी का रजिस्टर लिया जाएगा। आप नरेश जी मत लेना रजिस्टर। आपने फिर शॉर्ट फॉर्म लिखी है SH, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेंगी पेपर के अंदर। अब किसी को रजिस्टर देना है, गाना सुनाना पड़ेगा। अच्छा भजन भी चलेगा, हनुमान चालीसा भी चलेगा, पर अब कुछ सुनाना पड़ेगा तभी रजिस्टर लेंगे। देना है किसी को? तो चलिए फिर सर्व सहमति से, आपकी इच्छा से अब और रजिस्टर नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये सारे बच्चों के नाम आ गए हैं। ये बताओ कि 29 मिनट ज़्यादा है कि कम? ज़्यादा है, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें ज़्यादा है और कोई ऐसा है जिसमें कम है, पर ये ध्यान रखना ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें समय फालतू है, तो वो आप उधर लगा सकते हो जिन क्वेश्चन में समय आपको ज़्यादा लगे, ठीक है। चलो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा कंपनी अकाउंट्स, नेक्स्ट क्लास में शेयर्स कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।